हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम राजस्थान के भूगोल में दूसरा पार्ट जो कि राजस्थान का भौतिक प्रदेश है उनके बारे में विस्तार में अध्ययन करेंगे। राजस्थान का भूगोल 1968 में प्रोफेसर वीसी मिश्रा द्वारा प्रस्तुत किया गया। 1971 में डॉक्टर रामलोचन सिंह द्वारा दो प्रदेश बताए गए राजस्थान में। पहला राजस्थान, दूसरा राजस्थान पठार। राजस्थान के भी दो भाग थे, उसमें मरुस्थल और राजस्थान बागड़। और राजस्थान पठार का अरावली पठार और चंबल बेसिन। 1964 में डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना व प्रोफेसर ए के तिवारी ने राजस्थान का पारदेशिक भूगोल नामक पुस्तक में उच्चावच एवं भौगोलिक संरचना के आधार पर 6 भागों में बांटा था। और सामान्यतः राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है भौतिक प्रदेशों के आधार पर। सर्वप्रथम पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश या फिर थार का मरुस्थल। उत्पत्ति पश्चिमी क्षेत्र में टेथी सागर का विस्तार था। जुरासिक, क्रिएटिसिन व इयोसिन युग तक इसकी उत्पत्ति हुई थी। यहाँ समुद्र का विस्तार रहा है क्योंकि यहाँ पर खारे पानी की झीलें देखने को मिलती हैं जो कि टेथी सागर के अवशेष हैं। मायोसिन मायोसिन वही था जब बंदरों का निर्माण युग, जिसे बंदरों का निर्माण युग कहा जाता है। मायोसिन युग में हिमालय की मुख्य शाखा के निर्माण के द्वारा इंडिया की जलवायु व्यवस्था प्रारंभ होती है, जिसके उत्तर भारत में अच्छी वर्षा के कारण यहाँ जंगल होता था। पश्चिमी राजस्थान भी उसी समय का है। मरुस्थल की उत्पत्ति के मुख्य कारण मानवीय क्रियाकलापों व अत्यधिक पशुचारण, मतलब मनुष्यों द्वारा पेड़ों की कटाई व अत्यधिक पशुचारण के कारण धीरे धीरे केवल जो यहाँ पे जंगल पाया जाता था, धीरे धीरे वो जंगल समाप्त हो गया और यह क्षेत्र एक मरुस्थलीय क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। वायु स्रोत, गर्मी के कारण लो प्रेशर में गर्म हवाएं। वायु स्रोत होता है वायु के कारण, जब जैसे जैसे यहाँ गर्मी बढ़ी, जंगलों का विनाश हुआ, यहाँ गर्मी हुई, गर्मी के कारण यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हुआ, जिसके कारण यहाँ पे गर्म हवाएं चलने लगी। चट्टानों का यांत्रिक विखंडन, अत्यधिक गर्मी और रात को ठंड पड़ने के कारण चट्टानों का विखंडन हुआ, जिसके कारण यहाँ पे रेतीली मिट्टी पाई जाती है। आज से 7,000 से 3,000 वर्ष पूर्व के मध्य मरुस्थल दशाओं का विकास हुआ। उससे पहले यहाँ पे जंगल हुआ करते थे और इन कारणों के कारण यहाँ पे मरुस्थल का विकास हुआ। मरुस्थलीय प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 238-254 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें से 15% पाकिस्तान के हिस्से में आता है और लगभग 85% हमारे भारत में भी राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब तक विस्तृत है। पाकिस्तान में इसे चेलिस्तान कहा जाता है और हमारे यहाँ इसे थार का मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान में क्षेत्रफल 61.11%। जो संपूर्ण भारत में जितना विद्यमान है उसका 61.11% राजस्थान में है। जनसंख्या लगभग 40% निवास करती है मरुस्थल में। सबसे बड़ा भौतिक भाग है राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक भाग। मरुस्थलीय जिले बाजे, बीग, जोजा, चूना, सिप्पा, हजू। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गैसी गंगानगर, जोधपुर, जालोर, चूरू, नागौर, सिक्कर, पाली, हनुमानगढ़, झुंझुनू। और जो नए जिले बने हैं बाड़मेर से बालोतरा, वो भी मरुस्थलीय भाग में आएगा। फलोदी, डिडवाना, कुचामन। थार मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों में से सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ निवास करती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, वो भी थार के मरुस्थल में ही है। और विश्व में अन्य मरुस्थलों की तुलना में सर्वाधिक जनसंख्या थार के मरुस्थल में निवास करती है। प्रसिद्ध जंतु वैज्ञानिक डॉक्टर ईश्वर प्रकाश थार का मरुस्थल को मरु क्षेत्र की जगह रुक्ष क्षेत्र का नाम दिया। मतलब डॉक्टर ईश्वर प्रकाश द्वारा थार के मरुस्थल को मरु क्षेत्र की जगह रुक्ष क्षेत्र का नाम दिया गया। मरु मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र, मेरु अरावली पर्वतीय प्रदेश को कहा जाता है, माल दक्षिण पूर्वी पठार को। राजस्थान में थार के मरुस्थल की टोटल लंबाई 640 किलोमीटर, चौड़ाई 300 किलोमीटर, क्षेत्रफल लगभग 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर। राजस्थान में ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, जिस तरफ लूणी नदी उसका बेसिन है, लूणी नदी के प्रवाह की दिशा में, मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। राजस्थान में पश्चिम में टेथी सागर होने के तथ्य है। काश जीवाश्म पार्क, आंकल गांव, जैसलमेर। टेथी सागर के अवशेष, यहाँ पर एक व्हेल मछली का भी कंकाल मिला है, तो इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पे एक सागर हुआ करता था। कास्ट जीवाश्म पार्क, आंगल गांव,
जैसलमेर में। कुलदरा गांव जैसलमेर में है। ये व्हेल मछली का अवशेष मिले जहाँ से। खारे पानी की झीलें हैं जो कि राजस्थान में बहुत अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं। जीवाश्म खनिजों की प्रधानता, जीवाश्म चट्टानों की प्रधानता। मरुस्थलीय क्षेत्र को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, एक शुष्क मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल बालू का स्तूप जहाँ पर मिट्टी के टीले पाए जाते हैं, एक वोइसा और एक टीलों से रहित मतलब बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। लगभग 58.50% जो है वो बालू का युक्त क्षेत्र पाया जाता है और जो बालू का मुक्त क्षेत्र है वो 41.50। अर्ध शुष्क मरुस्थल घग्गर बेसिन, शेखावटी क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि, गोडवान क्षेत्र जो कि लूणी बेसिन में है, ये अर्ध शुष्क में आते हैं और ये दोनों बालू का स्तूप युक्त और मुक्त क्षेत्र शुष्क मरुस्थल है। शुष्क मरुस्थल है ये लगभग 58.50% है। 0 से 20% तक बालू का स्तूपों से प्रभावित क्षेत्र, इसमें से 11.50% है। 20 से 40% बालू का स्तूप 19.50%, 40 से 60 18.60, 80 से 100 8.90, ये इनका टोटल होता है 58.50 जो कि बालू का युक्त क्षेत्र है। अब बालू का स्तूपों के प्रकार। बेगनोल्ड 1933 में इन्होंने बालू का स्तूप के दो प्रकार बताए, बरखान और सी। हैक वैज्ञानिक दो जिन्होंने 1941 में बालू का स्तूपों के 3 प्रकार बताए, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और पैराबोलिक। उसके बाद मैक्की 1979 इन्होंने 8 बालू का स्तूपों के प्रकार बताए, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान, पैराबोलिक, तारा प्रकार, सर्ब काफीज, नेटवर्क, अवरोधी स्तूप। अब हम इन सभी बालू का स्तूपों के बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। पहला, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, हवा की दिशा के समांतर। जो बालू का स्तूप हवा की दिशा के समांतर निर्मित होते हैं उन्हें अनुदैर्ध्य कहते हैं। सर्वाधिक जैसलमेर, रामगढ़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं। जैसलमेर के रामगढ़ के दक्षिण पश्चिम में, हलोती, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर के यानी पश्चिमी राजस्थान में। सर्वाधिक ऊंचाई वाला बालू का स्तूप है, इसकी ऊंचाई 10 से 60 मीटर तक हो सकती है। लूणी जवाई बेसिन में अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र में द्रव्यवती व मेथा नदी घाटी में भी घुमावदार अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं। सौर महोदय 1989 में अनुदैर्ध्य के 3 प्रकार बताए, सीप, वनस्पति युक्त रेखीय, पवन विमुखी रेखीय। इसके बाद जो दूसरे प्रकार का बालू का स्तूप आता है वह अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, हवा की दिशा के समकोण में निर्मित। तो यहाँ से हवा चल रही है तो ये इस प्रकार से बालू का स्तूप बनते हैं ना, वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, हवा की दिशा के समकोण में। लंबे समय तक पवन का एक ही दिशा में चलने से निर्मित होते हैं और हवा की गति मंद होती है। सर्वाधिक उत्तरी राजस्थान में पुंगल, बीकानेर, पुंगल के चारों तरफ हैं, रावतसर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर, झुंझुनू और चूरू में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। घग्गर नदी प्रवाह क्षेत्र में ये स्तूप पाए जाते हैं। उसके बाद जो तीसरा प्रकार है वो है बरखान बालू का स्तूप, गतिशील पवन की दिशा में अवरोध आने के कारण अर्धचंद्राकार निर्मित बालू का स्तूप बरखान स्तूप कहते हैं। सर्वाधिक नुकसानदायक व गतिशील, मतलब ये बरखान बालू का स्तूप जो है इनकी ये गतिशील हैं, ये मरुस्थल को आगे बढ़ाने में उत्तरदायी हैं, मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी। पवन विमुखी ढाल मंद होता है, पवन विमुखी ढाल तीव्र होता है। पवन मुखी ढाल मंद होता है, मतलब यहाँ से हवा चल रही है तो ये कुछ इस प्रकार से बनेंगे, ये ढाल मंद है और विमुखी ढाल तीव्र होता है। चौड़ाई लगभग 100 से 200 मीटर तक, ऊंचाई 10 से 20 मीटर। कांतली नदी जो शेखावटी क्षेत्र में बहती है के प्रवाह क्षेत्र में बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। सूरतगढ़, लूणकरण, सर, बालेरी, देशनोक, ओसिया, कुचामण, यश और शेखावटी क्षेत्र में बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। उसके बाद है चौथा बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप। इनकी आकृति चंद्राकार होती है। बरखान का ही एक विशिष्ट रूप है जिसे पैराबोलिक कहते हैं। बरखान पैराबोलिक में परिवर्तित पवन की विपरीत दिशा के कारण। बरखान बालू का स्तूप ही जब पवन इसकी विपरीत दिशा से चलती है तो पैराबोलिक बालू का स्तूप का निर्माण होता है। इनकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है जिसके कारण ये दो जो सिरे हैं इन्हें हेयरपिन के आकार का बताया गया है और अंत में पैराबोलिक हेयरपिन के समान आकृति ग्रहण कर लेते हैं। यह बरखान का एक विशिष्ट रूप है जो समस्त मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है। पांचवा है तारा प्रकार का बालू का स्तूप, प्राकृतिक वनस्पति का अवरोध व पवन की दिशा बार बार बदलने
यदि यहाँ पर कोई प्राकृतिक अवरोध है और एक बार हवा इधर से चल रही है तो यहाँ मिट्टी जमा हो जाएगी, बाद में हवा इधर से चलने लगी यहाँ, इस प्रकार निर्मित किसी वनस्पति या प्राकृतिक अवरोध के कारण पवन की दिशा बार बार बदलने के कारण जो बालुका स्तूप बनते हैं उन्हें तारा प्रकार का बालुका स्तूप कहते हैं। मोहनगढ़, पोखरण, सूरतगढ़। मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर में ये तारा प्रकार का बालुका स्तूप सर्वाधिक पाया जाता है। छठा है सर्पकाफिज बालुका स्तूप। सर्प मतलब झाड़ी, मतलब छोटी छोटी झाड़ियों की जड़ों में मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, उनसे बालुका स्तूप बनते हैं, उन्हें सर्पकाफिज बालुका स्तूप कहते हैं। ये तारा प्रकार के बालुका स्तूप का एक विशिष्ट रूप है जो समस्त मरुस्थल में पाया जाता है। सातवां नेटवर्क बालुका स्तूप। हनुमानगढ़ से हिसार, हिसार से भिवानी तक विस्तृत श्रृंखला बालुका स्तूप मैदान, बालुका स्तूप मैदान, इस प्रकार की श्रृंखला पाई जाती है जो कि एक पैटर्न को फॉलो करती है, उसे नेटवर्क बालुका स्तूप कहते हैं, जो कि हनुमानगढ़ हिसार से भिवानी तक विस्तृत है। भिवानी हरियाणा, हिसार हरियाणा। उसके बाद आठवां और आखिरी बालुका स्तूप है अवरोधी बालुका स्तूप। चट्टान या किसी पहाड़ी के कारण उसके तल में जब मिट्टी इकट्ठी हो जाती है उसके कारण निर्मित बालुका स्तूप को अवरोधी बालुका स्तूप कहते हैं। अगर इस पर वनस्पति पाई जाती है इसलिए इसे जीवाश्म बालुका स्तूप भी कहा जाता है। आकृति, अगर इसकी पठार की आकृति होगी तो होलवेग स्तूप कहलाएगा, और पहाड़ी के समान अगर आकृति ग्रहण कर ले तो द्राक्ष। पुनः अपर्दन मतलब अगर दोबारा यह हवा की विपरीत दिशा में चलने के कारण अगर वापस में मिट्टी उड़ने लगती है जिसके कारण इसका अपर्दन हो जाता है। चट्टानी भाग पुनः दिखाई देने लगता है। स्थलाकृति को क्वेष्टा कहा जाता है। अपर्दन के बाद जो स्थलाकृति बचती है उसे क्वेष्टा कहते हैं। पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, नाग पहाड़ी, नागौर, पुष्कर अजमेर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, नाग पहाड़ी अजमेर, कुचामन, डीडवाना कुचामन, जाबनेर, बिच्छुन पहाड़ी, ये दोनों जयपुर में, इनमें अवरोधी बालुका स्तूप पाए जाते हैं। इसके बाद बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र 41.50% हिस्सा संपूर्ण क्षेत्र परतदार चट्टानों से ढका हुआ है। ये चट्टानें टर्शियरी युग से प्लीस्टोसीन युग तक की निर्मित मानी जाती हैं। जैसलमेर के 65 किलोमीटर आसपास का 65 किलोमीटर का क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र है। एक त्रिभुजाकार आकृति बनती है पोखरण से 56 की पहाड़ियाँ बालोतरा में और फलोती। ये जो त्रिभुजाकार आकृति है इसके अंदर बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र पाया जाता है। 56 की पहाड़ियाँ बालोतरा में है। 11 किलोमीटर लंबी व 1.5 किलोमीटर चौड़ी पहाड़ियों की श्रृंखला सीमाना क्षेत्र जिसे कहा जाता है 56 की पहाड़ियाँ। पोखरण, बालोतरा, सीमाना, 56 की पहाड़ियाँ, फलोती, इनके मध्य जो बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र पाया जाता है जिसमें चट्टानें पाई जाती हैं। चट्टानी मरुस्थल को अमाद कहा जाता है। बालोतरा से पोखरण तक एक पर्वतीय श्रृंखला पाई जाती है जिसे अवशिष्ट पहाड़ियाँ मगरा कहा जाता है। पोखरण के पास एक लाठी सीरीज पाई जाती है जो कि मीठे पानी की भूमिगत जलपट्टी है। पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य भूगर्भीय जलपट्टी पाई जाती है। 2007 में काजरी वैज्ञानिकों ने बहती हुई जलधारा मिली। काजरी जोधपुर में स्थित है, एक संस्थान है। इसी लाठी सीरीज में सेवण घास जो कि पौष्टिक सर्वाधिक पौष्टिक घास है जो पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम लसियूरस सिंडिकुस है और गोडावण की प्रजनन स्थली है। शुष्क क्षेत्र है उनमें घासों का राजा सेवण घास को ही कहा जाता है। ओएसिस या फिर नकली स्थान, लाठी सीरीज में जो वनस्पति पाई जाती है उसे ओएसिस या नकली स्थान कहा जाता है। हमाद पथरीला मरुस्थल है, इर्ग रेतीला मरुस्थल है, रैग मिश्रित मरुस्थल है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये था शुष्क मरुस्थल, इसके बाद अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये रेगिस्तान के 2 भाग है थार के मरुस्थल के, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।